हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स तक 9। जैसा कि स्टूडेंट फिजिक्स तक 9 में चल रहा है क्लास 12 की फिजिक्स, और जो कि नीट लेवल पर भी है, कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी है। और इसमें हमारा चल रहा है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर के इसके प्रीवियस में 6 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। आज का लेक्चर नंबर 7 होगा। इसके प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा दिया था आपको हिस्टैरिसीस कर्व लूप ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का हिस्टैरिसीस कर्व लूप, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन बच्चों को आता है, डाउट आता है कि ये लूप कैसे बनता है, किस तरह से वर्क करता है। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीटली आपको डिफाइन कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। और स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक होगा कि वो होगा, हमने लिखा है कंपैरिजन ऑफ हिस्टैरिसीस लूप ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड स्टील। तो आज के नए टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि स्टील और सॉफ्ट आयरन के हिस्टैरिसीस लूप में क्या डिफरेंस आता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है और क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, किस तरह से दोनों का फॉर्मेशन होता है। तो स्टूडेंट देखते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये हमें ग्राफ ड्रा करना है या कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन ऑफ हिस्टैरिसीस लूप ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड स्टील। तो स्टील और सॉफ्ट आयरन के हमें हिस्टैरिसीस लूप को पहले यहां ड्रा करना होगा। तो स्टूडेंट देखते हैं, हम यहां ड्रा कर रहे हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको, हिस्टैरिसीस कर्व लूप जो ड्रा किया जाता है वो केवल और केवल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ड्रा किया जाता है। ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी H और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I के बीच का ग्राफ होता है। I वेक्टर H और वेक्टर I के बीच का ग्राफ होता है स्टूडेंट्स। तो अब यहां पर जब हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसे मैग्नेटाइज करते हैं, और जब मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से उसमें जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वेक्टर आई जो क्रिएट होता है, वेक्टर आई और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एच, इन दोनों के बीच जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो ग्राफ एक लूप मिलता है। देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम क्या करेंगे, सपोज दैट ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। थोड़ा ग्राफ को और बड़ा कर दें। ये ग्राफ सपोज दैट हो गया हमारा, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस डिनोट करेगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी को और वाई एक्सिस डिनोट करेगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को। तो जब हम किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के एच और आई का जो ग्राफ ड्रा करते हैं, वो ग्राफ कुछ हमें इस तरह से मिलता है, एक क्लोज लूप मिलता है, क्लोज कर्व लूप, और इसी हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लूप, हिस्टैरिसीस लूप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब स्टूडेंट्स, यहां पर हमें हिस्टैरिसीस लूप में डिफरेंस या कंपैरिजन करना है, किसके बीच में, सॉफ्ट आयरन और स्टील में। स्टील का लूप कैसे बनता है और सॉफ्ट आयरन का लूप क्या बनता है, दोनों में क्या डिफरेंस है या क्या कंपैरिजन है, इनको ड्रा करते हैं, देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, एच और आई के बीच जब हम ये ग्राफ ड्रा करें, ओरिजिन वो है, ये पॉइंट ए पर जाता है, पॉइंट ए इनको कंसीडर करेंगे। अब इसको पॉइंट ए क्यों कंसीडर करें, इनको समझ लेते पहले। देखिए, जब हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एच में रखते हैं और वेक्टर एच की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, तो उसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई की वैल्यू नॉन लीनियरली इंक्रीज होती है। एच की वैल्यू बढ़ाने पर आई की वैल्यू नॉन लीनियरली धीरे धीरे इंक्रीज करती है, और एक प्रॉपर वैल्यू, एक आई की एच के एक प्रॉपर वैल्यू के बाद में आई की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। अब हम एच को कितना भी क्यों ना आगे हम बढ़ा इंक्रीज कर लें, लेकिन आई की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। उसे हम एक पॉइंट मान लेंगे, पॉइंट ए, और इस फिनोमिना को हम कहेंगे मैग्नेटाइजेशन। इस फिनोमिना को क्या कहेंगे, मैग्नेटाइजेशन। हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन पॉइंट ए तक का हो गया। अब हम वेक्टर एच की वैल्यू कितना भी क्यों ना इंक्रीज करें, वेक्टर एच का मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी जिसको कहा गया है, इसकी वैल्यू और भी क्यों ना बढ़ाएं, बट वेक्टर आई की वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, एच की वैल्यू नेगेटिवली डिक्रीज करेंगे, एच की वैल्यू नेगेटिवली डिक्रीज करेंगे, नेगेटिवली। तो एच की वैल्यू जब रिवर्स डायरेक्शन में हम घटाएंगे, डिक्रीज करेंगे, तो एच की वैल्यू जब जीरो आ जाती है, इस पॉइंट पर एच की वैल्यू जब जिस पॉइंट पर जीरो आ जाती है, उस पॉइंट पर भी उस मटेरियल में इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजेशन रह जाती है। मैग्नेटाइजेशन उसमें तब भी रिटेन्स कर जाती है या कुछ रह जाती है। अब
इस मैग्नेटाइजेशन को हम इस पॉइंट को हम पॉइंट बी यहां मान लेंगे, पॉइंट बी, और इसी ओ और बी के बीच का जो इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजेशन का अमाउंट बच रहा है उसे हम बोलेंगे रिटेंटिविटी, उसे क्या बोलेंगे, रिटेंटिविटी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एच की वैल्यू को और डिक्रीज करेंगे नेगेटिवली, यहां तो भी डिक्रीज कर रहे थे जीरो तक का, लाया है जीरो तक का, फिर अब नेगेटिवली इंक्रीज करेंगे एच की वैल्यू को। अब हम इसे कहेंगे डीमैग्नेटाइजेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन। देखिए पॉइंट ए से बी तक का ये कहेंगे डीमैग्नेटाइजेशन, पॉइंट बी से जब हम एच की वैल्यू को नेगेटिवली डिक्रीज करेंगे तो इसे कहेंगे डीमैग्नेटाइजेशन इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स एक पॉइंट और आता है इस पॉइंट पर, पॉइंट सी इनको मान लेते हैं। तो पॉइंट सी पर जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को नेगेटिव की एक प्रॉपर वैल्यू पर ले जाते हैं तो इस पॉइंट पर इसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हैज बिकम जीरो। तब इसमें जो मैग्नेटाइजेशन है मटेरियल में वो जीरो हो जाती है, और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं कोरसिविटी। इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, कोरसिविटी बोलते हैं। और हाँ, इस पॉइंट पर उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिज्म बिल्कुल खत्म हो चुकी है, मैग्नेटिज्म जीरो हो चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद फिर एच की वैल्यू को नेगेटिव और ज्यादा बढ़ाएंगे, नेगेटिवली बढ़ा रहे हैं अब। तो एच की एक प्रॉपर वैल्यू मान लीजिए पॉइंट डी यहां पर मिला है डी, डी के बाद एच को और भी नेगेटिव क्यों ना हम बढ़ाएं, नेगेटिव वैल्यू को, बट आई की वैल्यू नेगेटिवली तो बढ़ेगी, लेकिन आई की वैल्यू नेगेटिवली एक पॉइंट पर आकर के कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, पॉइंट पर आकर के कांस्टेंट हो जाएगी, तो इसे हम मान लेंगे कोई पॉइंट डी मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एच को पॉजिटिवली इंक्रीज करेंगे, यहां से एच को पॉजिटिवली इंक्रीज करेंगे, तब देखते हैं आई की वैल्यू भी पॉजिटिवली इंक्रीज होती है धीरे धीरे। एक पॉइंट यहां पर मिलता है, इसको मान लेंगे पॉइंट ई। ठीक है, अब पॉइंट ई के बाद में हम फिर क्या करेंगे, एच की वैल्यू को पॉजिटिवली इंक्रीज करेंगे, तभी एक अनदर पॉइंट बनाता है, इसको मान लेंगे पॉइंट एफ। फिर पॉइंट एफ के बाद इंक्रीज करते हैं, फिर ये ओरिजिनल पॉइंट या इनिशियल पॉइंट ए पर फिर से आ जाता है, और इस तरह से ये एक क्लोज्ड कर्व लूप मिला है। इसी क्लोज्ड कर्व लूप को हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस लूप बोलते हैं स्टूडेंट, ये इनका मेन कॉन्सेप्ट है हिस्टैरिसीस लूप का। अब देखिए इसमें स्टोरी है कि जब हम एच को इंक्रीज करते हैं तो आई इंक्रीज होता है, लेकिन एच को जब डिक्रीज करते हैं तो इनका ग्राफ या इनका ट्रैक चेंज हो जाता है, वो इसी वापस ट्रैक पर नहीं आता है। तो ये इनका है हिस्टैरिसीस कर्व लूप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब स्टूडेंट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हमारा सॉफ्ट आयरन भी आता है और स्टील भी आता है। अब दोनों का लूप में क्या डिफरेंस है, ये यहां सवाल बनेगा। ठीक है, हम इसको भी यहां ड्रा कर रहे हैं साइड में, ये ज्यादा पेज खा रहा, ये वेक्टर एच। ठीक है, अब हम साइड में ड्रा कर रहे हैं यहां पर स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेट लाइन है, हमसे टेढ़ा हो सकता है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, ऑरिजिन हो। तो स्टूडेंट्स देखिए, सॉफ्ट आयरन और स्टील का ये जो ग्राफ ड्रा किया जाएगा हिस्टैरिसीस लूप, ये प्रैक्टिकली ड्रा किया गया है। वो प्रैक्टिकल के बिहाफ पर एच और आई की वैल्यू को इवेल्युएट करके बनाया गया है, इसलिए यहां पर इसको हमने एज इट इज बनाना है। तो देखिए रिजल्ट क्या आता है, ये बनेगा समथिंग इस तरफ से, ये बनेगा। अब ये जो हिस्टैरिसीस ग्राफ बना है, हिस्टैरिसीस लूप बना है, ये स्टूडेंट्स मिलता है हमको स्टील का। ये हिस्टैरिसीस लूप किसका है, इट इज स्टील, स्टील का हिस्टैरिसीस लूप है। और जब हम सॉफ्ट आयरन का हिस्टैरिसीस लूप ड्रा करते हैं तो वो मिलता है इस तरह से, ये स्टूडेंट्स एक मिनट, ये और इसकी थिकनेस और कम रहती है, यहाँ थिकनेस ज्यादा बन गया है, बट इसकी थिकनेस और कम रहेगी, ये समथिंग। और ये ओरिजिन यहीं से स्टार्ट होगा, ओरिजिन यहीं से स्टार्ट होगा, ये स्टूडेंट्स।
ये हो गया हमारा हिस्टैरिसीस कर्व लूप। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहां पर जो जो हमने पहले ड्रा किया जिसका थिक वाला है ये स्टील का है, और दूसरा हिस्टैरिसीस लूप जो ड्रा किया वो ये है हमारा सॉफ्ट आयरन का है, सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन का हिस्टैरिसीस कर्व लूप है। हाँ, इसको हम इसमें ड्रा कर दे रहे हैं। देखिए ये वाला हम सपोज कर ले रहे हैं स्टील का है, और इसी में ड्रा कर देना है सॉफ्ट आयरन का। ये बन गया सॉफ्ट आयरन का। जी बन गया। अब इसमें देखिए दोनों ग्राफ को हमने एक में ड्रा करने की कोशिश किया, समझाने की कोशिश किया है। वेक्टर एच होगा, ये वेक्टर आई होगा, वाई एक्सिस। हाँ, अब दोनों का रिजल्ट में देखिए क्या मिला है। दोनों के रिजल्ट में ये मिला है सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन। अब यहाँ कंपेरिजन करना है तो सॉफ्ट आयरन का जो रिटेंटिविटी है वो ज्यादा है, मतलब पॉइंट बी यहाँ पर देखिए, यहां से यहां तक की जो वैल्यू होगी आई की वो होगी रिटेंटिविटी। तो कंपैरिजन में लिखेंगे हम पहला पॉइंट कि सॉफ्ट आयरन की जो रिटेंटिविटी है, पहला पॉइंट रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन ये क्या है, ग्रेटर है, ग्रेटर देन स्टील, ये होगा। ये पहला इनका कंपैरिजन है। अब दूसरा कंपैरिजन देखते हैं। तो यहां पर सॉफ्ट आयरन की जो कोर्सिविटी है स्टूडेंट्स वो लेस देन स्टील है, या हम ये कहें कोर्सिविटी, कोर्सिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन इज greater than steel। ये स्टील का ना कोर्सिविटी ऑफ स्टील, गलत छप गया स्टूडेंट, कोर्सिविटी ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन। हाँ, यहां से देख लीजिए कोर्सिविटी को हमने क्या कहा, कोर्सिविटी हमने H की नेगेटिव वैल्यू को कहा। यहां से यहां तक की जो कोर्सिविटी है वो किसकी है, वो है हमारा स्टील का। तो स्टील की कोर्सिविटी इतना है, सी डैश मान लेंगे, और सॉफ्ट आयरन के स्टील इसको मान लेंगे, ये पॉइंट हमारा सी होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए ओ सी डैश ग्रेटर देन ओ सी है, ये है। तो यहां पर हमारा है स्टील का जो कोर्सिविटी है वो सॉफ्ट आयरन के कोर्सिविटी से ज्यादा है। अब यहां पर क्या कोर्सिविटी का क्या माजरा है, तो स्टूडेंट देखिए कोर्सिविटी जिस भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ज्यादा होगा उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, या उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए हमें बहुत ज्यादा कोर्सिव फोर्स की जरूरत पड़ेगी। इसलिए जिस भी मटेरियल का कोर्सिविटी या कोर्सिविटी ज्यादा होता है उससे हम परमानेंट मैग्नेट को बनाते हैं। परमानेंट मैग्नेट इसलिए बनाते हैं क्योंकि एक बार अगर हम मैग्नेटाइज कर दिए तो उसको डीमैग्नेटाइज आसानी से नहीं किया जा सकता है। इसलिए स्टील से क्या बनाते हैं, परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। स्टील से क्या बनाते हैं, परमानेंट मैग्नेट क्यों, इसलिए क्योंकि अगर हम एक बार स्टील को मैग्नेटाइज कर लिए तो उसको दोबारा से डीमैग्नेटाइज करने में हमें बहुत ही ज्यादा कोर्सिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा, जिसमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी लॉस होगी। इसलिए स्टील का बनाते हैं परमानेंट मैग्नेट, जिसको मैग्नेटाइज करने में भी ज्यादा एनर्जी लगेगी और डीमैग्नेटाइज करने में भी और ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसलिए कोर्सिव फोर्स या कोर्सिविटी जिस मटेरियल का ज्यादा होगा हम उससे क्या बनाएंगे, परमानेंट मैग्नेट। और जो सॉफ्ट आयरन है, सॉफ्ट आयरन देखिए तीसरा डिफरेंस हम बता दे रहे हैं कि सॉफ्ट आयरन से क्या बनाते हैं,
इससे बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट सॉफ्ट आयरन से। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट इससे क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसकी कोर्सिविटी लेस होती है, बिकॉज इट्स कोर्सिविटी लेस देन स्टील। Therefore it can easily magnetized and demagnetized। मैग्नेटाइज्ड एंड इजिली डीमैग्नेटाइज्ड। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो बनाते हैं किसका? सॉफ्ट आयरन का, क्योंकि उसे हम इजिली मैग्नेटाइज कर सकते हैं और इजिली डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, क्योंकि उसकी कोर्सिविटी कम होती है। ठीक है, और देखिए इसका, ठीक है, अब यहाँ सॉफ्ट आयरन का यूज किसमें किया गया है? तो सॉफ्ट आयरन से हम क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम कह सकते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट या टेम्परेरी मैग्नेट का यूज कहां होता है? तो हम यहां स्टूडेंट लिख दे रहे हैं, इनका यूज जो होता है किसमें? चौथा पॉइंट लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट used in electric motor, dynamo and गियंट में यूज करते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं गियंट कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर सॉफ्ट आयरन से क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इलेक्ट्रोमैग्नेट को ही क्या कहते हैं? टेम्परेरी मैग्नेट। और टेम्परेरी मैग्नेट का यूज कहां कहां करते हैं? जैसे इलेक्ट्रिक मोटर में करते हैं, डायनेमो में करते हैं और गियंट में। तो स्टूडेंट गियंट एक स्ट्रॉन्गेस्ट, गियंट क्या होता है? ये स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, जिससे हम आयरन के बल्क मशीनरी को लिफ्ट करते हैं आसानी से। इनका यूज किया जाता है फैक्ट्री या कारखानों में। आयरन के जो बड़ी मशीनरी होती हैं, बड़े पार्ट्स होते हैं या बड़े मशीन होते हैं लोहे के बने हुए, उनको उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट, दैट इज कॉल्ड गियंट इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसे गियंट कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट को इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कैसे कर दिया जाता है? देखिए, तो अगर हम किसी भी, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट किस में बनाते हैं? जैसे सपोज दैट ये हमारा एक करंट लूप है। करंट लूप का मतलब ये हमारा एक क्या है? ये एक सोलेनॉइड है। और सोलेनॉइड में अगर हम किसी सॉफ्ट आयरन की रॉड को या बार को रख देते हैं और इसमें करंट फ्लो कराते हैं, करंट फ्लो कराने पर ये जो सॉफ्ट आयरन की बार है, इट बिकम अ मैग्नेट, इसी मैग्नेट को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब स्टूडेंट्स देखिए, करंट फ्लो करते ही ये बन गया मैग्नेट, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। और करंट के ऑफ करते ही इसका मैग्नेटिज्म भी तुरंत खत्म हो जाता है। इट लॉसेस देयर मैग्नेटिज्म एज करंट हैज बिकम जीरो। तो इसलिए सॉफ्ट आयरन को इजीली मैग्नेटाइज किया जा सकता है और डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है, इसलिए इसका यूज किसमें करते हैं? टेम्परेरी मैग्नेट में। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें और भी देख लीजिए, सॉफ्ट आयरन का यूज किया जाता है किसमें? इनके यूज और भी सारे हैं, जैसे इनका यूज ट्रांसफार्मर कोर में करते हैं। ट्रांसफार्मर कोर में भी इसी का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन बार बार होता है। ठीक है, तो बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में
कम एनर्जी लॉस हो, इसलिए सॉफ्ट आयरन की कोर को, सॉरी, ट्रांसफार्मर की कोर को सॉफ्ट आयरन की प्लेट से बनाते हैं। ठीक है। अब एक डिफरेंस और आपको, एक कंपैरिजन और आपको बता दें कि ये सॉफ्ट आयरन का एरिया, या फिर ये करें स्टील का लूप का एरिया सॉफ्ट आयरन के लूप के एरिया से कम होता, ज्यादा होता है। तो एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप ऑफ स्टील, हिस्टैरिसीस लूप का इनका एरिया होगा, एरिया ऑफ स्टील ग्रेटर देन एरिया ऑफ सॉफ्ट आयरन। एक मिनट, यहां स्पेस नहीं है, हम थोड़ा इसको इरेज कर दें क्योंकि ज्यादा कंटेंट हो गया है। तो स्टूडेंट देखिए, इनका जो एरिया है, एरिया इनको मान लेंगे ए स्टील, इस लूप का एरिया, और यह है एरिया ऑफ किसका, सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन। तो स्टील का एरिया सॉफ्ट आयरन के एरिया से ज्यादा है, इसलिए स्टील को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में ज्यादा एनर्जी लॉस होगी कंपैरिजन टू सॉफ्ट आयरन। ये भी इनका कंपैरिजन है। तो स्टूडेंट देखिए, इतना ढेर सारा पूरा कंपैरिजन हमने एक्सप्लेन कर दिया। हमने कोशिश किया सारे टर्म, सारे पॉइंट इसमें आ जाएं और इजी लैंग्वेज में। तो इसलिए हम सॉफ्ट आयरन से बनाते इलेक्ट्रोमैग्नेट या टेम्परेरी मैग्नेट, और स्टील से बनाते हैं परमानेंट मैग्नेट। ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा कंपैरिजन ऑफ हिस्टैरिसीस लूप ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड स्टील। तो ये इनका हिस्टैरिसीस लूप अब जाके कंप्लीट होता है। अब हम इसको और आगे ले चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द गिवन टू आइडेंटिकल बार मैग्नेट। अब स्टूडेंट क्वेश्चन में यहाँ पर दो बार मैग्नेट गिवन है जो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, और ये दोनों आइडेंटिकल हैं। तो इनकी वजह से नेट डाइपोल मोमेंट है, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना बनेगा वो हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट देखिए, तो यहाँ पर दो बार मैग्नेट है, दोनों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब दोनों का डाइपोल मोमेंट है, दोनों का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सेम होगा। अब हमें नेट निकालना है। तो देखिए, ये एन और एस, तो ये जो हमारा पहला बार मैग्नेट है, इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल की तरफ में इस तरफ होगा। ये मान लेंगे वेक्टर एम, वेक्टर एम एस टू एन की तरफ में होता है। दूसरा जो हमारा बार मैग्नेट है, इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा एस टू एन होगा, ये इस तरफ होगा वेक्टर एम, वेक्टर एम, ये हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर वेक्टर एम जो डाइपोल मोमेंट है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन दोनों का जब रिजल्टेंट निकालेंगे तब हम यहाँ से पैरेललोग्राम मेथड का यूज कर लेंगे। देखिए, अगर हम इनको अलग से बनाएं यहाँ साइड में, तो ये होगा वेक्टर एम, दूसरा होगा वेक्टर एम, ये होगा डाइपोल मोमेंट, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन में दूसरे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है। तो इन दोनों का एम नेट कितना होगा, तो एम नेट ये जाएगा वेक्टर एम नेट, ये जाएगा पैरेललोग्राम के मेथड से। तो देयरफॉर बाय पैरेललोग्राम मेथड एम नेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos ऑफ 90 डिग्री। स्टूडेंट ये होगा इनका एम नेट। और यहां पर m1 और m2 जो है, m1 इज इक्वल टू m2 मॉड ऑफ m1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर m इज इक्वल टू m हम ओनली लिख सकते हैं ये। अब इनकी वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स आएगा हमारा m नेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 2m स्क्वायर, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0:0। तो ये दोनों वैल्यू हो जाएगा 0, दैट इज आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2m स्क्वायर, ये आएगा m√2। ये इनका आंसर होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो m नेट आएगा, m नेट इज इक्वल टू m√2, ये इनका आंसर होगा। तो स्टूडेंट ये हमारा हो गया पहला न्यूमेरिकल। अब देखते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड।
तो स्टूडेंट्स ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो इस सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट 4 क्वेश्चन ऑलरेडी ऐड हैं और एक क्वेश्चन में जान लीजिए 4-4 5-5 क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल मिल जाए। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस करंट लूप्स। तो यहाँ पर कुछ करंट लूप्स दिया है ए बी सी एंड डी। तो इन सारे करंट लूप्स का नेट डाइपोल मोमेंट क्या है और उनका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन भी फाइंड कर देंगे क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है इस वजह से। तो देखिए जो पहला जो लूप है करंट लूप है, इसका रेडियस आर है, करंट I1 जा रही है, ठीक है। अब अगर इसमें करंट I1 फ्लो हो रही है कौन सा वाइज में, क्लॉकवाइज में, तो इनका जो m इज इक्वल टू आएगा I ना, m इज इक्वल टू I1 इंटू ए का मतलब पाई आर स्क्वायर होगा, ये होगा I1 इज टू पाई आर स्क्वायर। तो ये होगा इनका पहले वाले फिगर का। वेक्टर एम लिखेंगे तो डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पर स्टूडेंट डायरेक्शन देखिए, जब हम वेक्टर एम का डायरेक्शन अगर फाइंड करना है तो हम राइट हैंड का यूज करेंगे। राइट हैंड को इस तरह से बना लेंगे, एक पुट्ठी बना लेंगे। तो जो हमारे 4 कर्ल फिंगर है, चारों कर्ल फिंगर को करेंगे किसके, करंट के डायरेक्शन में। तो अब देखिए करंट उधर जा रही है लेकिन चारों कर्ल फिंगर के डायरेक्शन इस तरफ में है, एंटी क्लॉकवाइज, तो हम घुमा देंगे इस तरफ से। अब देखिए चारों कर्ल फिंगर की डायरेक्शन हो गई करंट के डायरेक्शन में। तो जो थंब हमारा है, ये थंब शो करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर वेक्टर एम की डायरेक्शन क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। वेक्टर एम की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो लिख दे रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो हम ठीक है, पहला वाला हो गया। तो या फिर हम पहले वाले सॉल्यूशन को उस तरफ लिख दें क्योंकि यहाँ पर पेज कम पड़ रहा है। देखिए पहले वाले का जो सॉल्यूशन होगा m1 वेक्टर m1 इज इक्वल टू I1 इंटू a1 दैट इज I1 इंटू पाई आर स्क्वायर। वेक्टर लिखे हैं तो इनका डायरेक्शन होगा वर्टिकली डाउनवर्ड टू द प्लेन, टू द प्लेन, ये होगा। सेकंड पॉइंट बी, इनका देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वाले का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, देखिए सेम ऐसे ही होगा। तो लिख देंगे वेक्टर m2 इज इक्वल टू I2 करंट है, इनका एरिया A होगा। हालांकि I ना होता है n नंबर ऑफ टर्न है, यहाँ पर एक ही टर्न है तो n की वैल्यू 1 रखेंगे। देखिए INA A2, यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न है, 1 टर्न है। तो वेक्टर m2 इज इक्वल टू आएगा I2 इज टू 1 की वैल्यू 1, A2 का पाई R2 स्क्वायर, तो R2 स्क्वायर, R2 की वैल्यू 2R यहाँ प्लेस कर सकते हो, लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R। तो वेक्टर M2 इज इक्वल टू आएगा I2 इज टू पाई इज टू 4R स्क्वायर। और इनका डायरेक्शन क्या होगा, इनका भी सेम डायरेक्शन होगा वर्टिकली इनवर्ड, वर्टिकली इनवर्ड या डाउनवर्ड या इनवर्ड, इनवर्ड, अरे इनवर्ड एक गलत, वर्टिकली डाउनवर्ड लिख दे रहे हैं, डाउनवर्ड टू द प्लेन, टू द प्लेन, ठीक है। तो इन दोनों का हो गया। अब इसमें देखिए तीसरा जो फिगर सी यहाँ पर गिवन है, इनका कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 करंट लूप दिया है, एक में करंट I1 जा रही है और दूसरे में करंट I2 जा रही है। देखते हैं तो यहाँ जो पहले वाले में करंट I1 जा रही है वो जा रही है क्लॉकवाइज, तो इनकी वजह से जो M1 बनेगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड बनेगा, वेक्टर M1। दूसरे में जो करंट जा रही है वो भी क्लॉकवाइज जा रही है, इनकी वजह से जो M2 बनेगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड बनेगा, ये हो गया वेक्टर M2। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो m नेट इज इक्वल टू m1 प्लस m2, तो जाएगा m नेट इज इक्वल टू m1 प्लस m2। m नेट इज इक्वल टू m1 की वैल्यू कितना होगा, I1 इज टू a1 प्लस m2 की वैल्यू I2 इज टू a2, वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में, m नेट इज इक्वल टू वेक्टर m1 प्लस वेक्टर
M2 ये भी लिखा जा सकता है, ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारा तीसरा फिगर, तीसरा लूप का। अब देखिए चौथे लूप में जो दिया है, दो करंट लूप यहां भी दिया है, लेकिन यहां पर दूसरे वाले करंट दूसरे लूप में जो करंट की डायरेक्शन है वो रिवर्स घुमा दिया है। तो यहां पर देखिए जो पहला लूप है इसमें करंट जा रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो M बनेगा, M1 होगा वर्टिकली डाउनवर्ड वेक्टर M1। दूसरे में करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। देखिए राइट हैंड का हम इस तरह से यूज करेंगे, चारों फिंगर करंट के डायरेक्शन में है और थंब बताएगा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो यहाँ M2 क्या हो जाएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर वर्टिकली अपवर्ड वेक्टर M2। तो इसके लिए होगा स्टूडेंट्स Mnet इज इक्वल टू वेक्टर M1 माइनस, अब हाँ यहाँ M1 और M2 में दोनों में बड़ा कौन होगा, M2 होगा, तो यहाँ लिखेंगे M2 माइनस वेक्टर M1। अब दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वही आएगा Mnet की डायरेक्शन। ये होगा फ्रेंड Mnet का रिजल्ट है और डायरेक्शन साथ में डायरेक्शन भी हो गया। तो Mnet की वैल्यू क्या आएगी और डायरेक्शन क्या आएगी, हम इस तरह से इसको चारों लूप को इस तरह से इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर परमानेंट मैग्नेट, ये कौन कौन सा प्रॉपर्टी या कौन कौन सी चीजें इनको चाहिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, क्या होना चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट फॉर परमानेंट मैग्नेट पहला ऑप्शन दिया है हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोर्सिविटी, दूसरा लो रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिविटी, तीसरा लो रिटेंटिविटी एंड हाई कोर्सिविटी, चौथा हाई रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिविटी। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। तो स्टूडेंट देखिए परमानेंट मैग्नेट पहले बनाते किससे हैं, परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं स्टील से। स्टील का जो HI ग्राफ होता है स्टील के लिए, जो यहाँ पर H और I का हिस्टैरिसीस लूप होता है, उसका एरिया ज्यादा होता है, एरिया जो होता है वो लार्जर होता है, लार्जर देन सॉफ्ट आयरन। साथ ही साथ इसकी कोर्सिविटी जो होती है, यहां से यहां तक की कोर्सिविटी ये ज्यादा होती है। और रिटेंटिविटी की बात जो है, स्टील के लिए रिटेंटिविटी कम रिस्पॉन्सिबल है कंपैरिजन टू कोर्सिविटी का। तो यहां पर परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कोर्सिविटी मैक्सिमम होना चाहिए और साथ ही साथ उसकी रिटेंटिविटी भी मैक्सिमम होनी चाहिए, जिससे मैक्सिमम कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी होने से अगर हम उसको एक बार मैग्नेटाइज कर दें, मैग्नेटाइज कर दें, if we magnetized it, then it cannot easily demagnetized। तो इसको अगर एक बार मैग्नेटाइज कर दिया जाए तो इजिली डीमैग्नेटाइज्ड नहीं होता है। ऐसा तब होगा जब रिटेंटिविटी ज्यादा रहेगी और साथ ही साथ कोर्सिविटी भी ज्यादा रहेगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर कोर्सिविटी ज्यादा होनी चाहिए, साथ ही साथ रिटेंटिविटी भी ज्यादा होनी चाहिए परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। और टेम्परेरी मैग्नेट में क्या था, टेम्परेरी मैग्नेट में क्या था, रिटेंटिविटी तो ज्यादा थी लेकिन कोर्सिविटी बहुत ही कम थी। कोर्सिविटी कम थी जिस वजह से उसको इजिली डीमैग्नेटाइज किया जा सकता था और इजिली मैग्नेटाइज किया जा सकता था। बट यहां पर हमें बनाना है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट का ही मतलब यही है कि जिसको मैग्नेटाइज एक बार कर दिया जाए उसे इजिली डीमैग्नेटाइज ना कर पाए। और इसके लिए प्रॉपर्टी जो चाहिए हमको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, वो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की रिटेंटिविटी ज्यादा हो और कोर्सिविटी ज्यादा हो, और वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है स्टील होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए, कि इसमें हाई रिटेंटिविटी हो और हाई कोर्सिविटी हो। हाँ अगर हम बी को भी देख लेते हैं, अगर लो रिटेंटिविटी है और लो कोर्सिविटी है तब वो सॉफ्ट आयरन होगा, तब ये क्या बन जाएगा, सॉफ्ट आयरन। और सॉफ्ट आयरन से बनाते हैं
टेम्परेरी मैग्नेट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगला दिया लो रिटेंटिविटी हाई कोर्सिविटी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, रिटेंटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। तीसरा है, चौथा डी वाला ऑप्शन है, हाई रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिविटी, तो इसमें ये भी इनकरेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वन, पहला ऑप्शन ए, यही करेक्ट आंसर होगा फॉर परमानेंट मैग्नेट के लिए। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शॉर्ट बार मैग्नेट इज विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री with a uniform magnetic field of 160 gauss experience a torque of 0.032 न्यूटन मीटर कैलकुलेट। तो स्टूडेंट्स इसमें 3 पॉइंट हमें कैलकुलेट करने हैं। जैसा कि पहला पॉइंट इसमें कह रहा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m फाइंड करना है। दूसरा, इफ वी रोटेट द मैग्नेट फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल स्टेट टू इट्स मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा पार्ट इसका है, तीसरा पॉइंट है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस प्रोसेस। तीनों फाइंड करते हैं। देखिए, तो पहला पॉइंट है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो स्टूडेंट इनका पहला फिगर बना लेते हैं रफली। ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सपोज दैट वेक्टर बी है, और ये बार मैग्नेट है, सपोज दैट ये एन है, ये एस मान लीजिए, और ये जो 30 डिग्री पर ये रखा हुआ है, एंगल जो बना रहा है ये 30 डिग्री, ठीक है। अब पहला पॉइंट कह रहा है इसमें डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो स्टूडेंट्स वी नो दैट टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी, टॉर्क इज इक्वल टू होगा एम बी ऑफ साइन थीटा। यहाँ m फाइंड करना है, therefore m इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन में b साइन थीटा। सारी वैल्यू पुट कर देंगे, तो m इज इक्वल टू टॉर्क की वैल्यू गिवन है कितना, हाँ 0.032 न्यूटन मीटर, ठीक है। b की वैल्यू दिया 160 गॉस, तो b इज इक्वल टू 160 गॉस। अब इसमें हम ये जानते हैं कि 1 गॉस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला, इसके बराबर होता है। तो therefore b इज इक्वल टू 160 * 10 टू द पावर -4 टेस्ला, ये रख देंगे। तो b की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे कितना, 160 10 टू द पावर -4 ऑफ साइन 30, ये। तो m इज इक्वल टू आएगा 0.032 अपॉन ये आएगा 160 इंटू 1/2, इसको ऊपर ले दे रहे हैं, 10 की पावर 4 कर दे रहे हैं, तो ये आएगा 0320 अपॉन इस 2 कर दे रहे हैं, और 160 ये 0 0 कैंसिल, इसको हटा दे रहे हैं, तो 16 2 जा 32 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर स्टूडेंट डाइपोल मोमेंट m इज इक्वल टू आएगा 4, यूनिट क्या होगा, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, ये आएगा इतना इनका डाइपोल मोमेंट वेक्टर m या m की मैग्नीट्यूड बार मैग्नेट का। अब यहां दूसरा पॉइंट कह रहा है, इसको इरेज करते पहले। तो स्टूडेंट इसका पॉइंट बी कह रहा है, इफ वी रोटेट द बार मैग्नेट फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल स्टेट, पॉइंट बी देखिए, फॉर मोस्ट स्टेबल पोजीशन। तो मोस्ट स्टेबल पोजीशन बार मैग्नेट का तब होता है जब थीटा इज इक्वल टू होता है 0 डिग्री। तो मोस्ट स्टेबल पोजीशन से मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन तक रोटेट करना है। तो हम लिख सकते हैं कि फॉर मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन, इसके लिए मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन थीटा इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। इनको थीटा 1 मान लेंगे, इनको थीटा 2 मान लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमको रोटेट करना है थीटा 1 टू थीटा 2, 0 टू 180।
और इसमें वर्क डन निकालना है बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो वी नो दैट W इज इक्वल टू होता है एम बी, नहीं W इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये आएगा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। W इज इक्वल टू एम बी ऑफ कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, वैल्यू पुट कर देंगे। W इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी आई थी, 4 आई थी, 4। b की वैल्यू गिवन है 160 cos 160 10 टू द पावर माइनस 4 cos थीटा 1 cos 0 माइनस cos 180, वैल्यू पुट कर देंगे। तो W इज इक्वल टू आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 है, इनको कर लेंगे 0.016 है 0, और ये आएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.064 इस टू 2, ये आएगा 2 चौक 8 2 छक 12.0, इतना जूल आएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू स्टूडेंट आ गया 0.128 जूल बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो ये हमारा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। अब यहाँ इसी में तीसरा भी पार्ट कर दे रहे हैं। तीसरा पार्ट कर रहा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इन द प्रोसेस। अब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स अप्लाइड होगा उसकी वजह से वर्क डन अगर निकालना है तो पॉइंट सी हम ही लिख दे रहे हैं। तो ये होगा वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड W इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंट। तो एक्सटर्नल एजेंट की वजह से जो भी वर्क डन आएगा उसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी यहाँ पर वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड, तो आएगा माइनस 0.128 जूल। ये इनका आंसर होगा तीसरे पॉइंट का। तो स्टूडेंट इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चौथा क्वेश्चन था, बस इसमें 3 क्वेश्चन गिवन थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, विच मटेरियल वुड मेक बेटर परमानेंट मैग्नेट वन हुज हिस्टैरिसीस लूप आर गिवन। तो स्टूडेंट यहाँ पर 2 मटेरियल का हिस्टैरिसीस लूप गिवन है। इन दोनों लूप को देख के आपको बताना है कि कौन सा लूप या कौन सा मटेरियल ए या बी, मटेरियल बी है ये, कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए बेटर पड़ेगा, या किसके द्वारा बनाया गया परमानेंट मैग्नेट अच्छा होगा या बेटर होगा। इन दोनों लूप को देख करके हमें बताना है, लूप ए या लूप बी। तो इसका स्टूडेंट्स आंसर आप स्वयं बता सकते हैं, इसको हम पढ़ा चुके हैं। जैसे जो पहला यहां पर लूप दिया है, इसमें क्या, इसका लूप का एरिया ज्यादा है, रिटेंटिविटी ज्यादा है और कोर्सिविटी ज्यादा है। तो यहां लूप ए जो है, लूप ए would make a better permanent magnet, क्यों? क्योंकि इसकी कोर्सिविटी ज्यादा है और रिटेंटिविटी ज्यादा है, और लूप का एरिया ऑफ लूप ये ज्यादा है। इसलिए इस वाले लूप से, हिस्टैरिसीस लूप से परमानेंट मैग्नेट हम बना सकते हैं और वो अच्छा परमानेंट मैग्नेट बनेगा। बेटर परमानेंट मैग्नेट विल बी या वुड बी मेक फ्रॉम द लूप ए। जबकि लूप बी को अगर हम ऑब्जर्व करें तो लूप बी में देखिए, लूप बी का जो होगा कोर्सिविटी इसकी कम है, रिटेंटिविटी कम है और एरिया भी कम है। एरिया ऑफ लूप ये क्या है, कम है। इसलिए इट इज नॉट यूज्ड फॉर मेक अ बेटर परमानेंट मैग्नेट, तो इससे नहीं बनाएंगे। तो आंसर नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, ये जो पहला फिगर है ये सही होगा। का रिटेंटिविटी देखिए ज्यादा दिया है, देख सकते हो, बट रिटेंटिविटी नहीं, हमने कहा था मेन जो फैक्टर होता है वो कोर्सिविटी होता है। कोर्सिविटी के साथ में रिटेंटिविटी भी ज्यादा होना चाहिए परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए। तो परमानेंट मैग्नेट हम किससे बनाएंगे, इनसे। तो ये किसका है, स्टील का है,
और स्टील से क्या बनाएंगे, परमानेंट मैग्नेट। ये किसका लूप दिया है, ये लूप होगा हमारा सॉफ्ट आयरन का। इससे क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे, टेम्परेरी मैग्नेट बनाएंगे, टेम्परेरी मैग्नेट बनाएंगे। और ट्रांसफार्मर कोर बनाएंगे, फार्मर कोर बनाएंगे। और मोटर डायनेमो कोर बनाएंगे। तो इन सबको हम बना सकते हैं इनसे, सॉफ्ट आयरन से। लेकिन परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हमें स्टील का ही यूज हम करते हैं। कारण इनका यही है, रिटेंटिविटी ज्यादा है और कोर्सिविटी ज्यादा है और इनका एरिया ज्यादा है, जिससे कि इनको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में ज्यादा एनर्जी लॉस होती है, ज्यादा एनर्जी लगता है। एक बार इनको अगर मैग्नेटाइज कर दिया गया तो दोबारा इनको डीमैग्नेटाइज इजिली करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है स्टील का और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है सॉफ्ट आयरन का। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबव क्यूरी टेम्परेचर। एबव क्यूरी टेम्परेचर, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल चेंज इनटू पैरामैग्नेटिक। ऑप्शन बी है पैरामैग्नेटिक मटेरियल चेंज इनटू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ऑप्शन सी है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल चेंज इनटू पैरामैग्नेटिक। ऑप्शन डी है पैरामैग्नेटिक चेंज इनटू डायमैग्नेटिक। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? तो स्टूडेंट जैसा कि क्यूरी टेम्परेचर का डेफिनेशन बताता है, क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल at which its change into paramagnetic material, paramagnetic material। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए, क्यूरी टेम्परेचर के एबव अगर हम किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हीट करते हैं तो वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल चेंज हो जाएगा किसमें, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। ये क्यूरी टेम्परेचर का स्टेटमेंट है। तो इसमें से चारों में कौन मैच कर रहा है, फेरोमैग्नेटिक चेंज इनटू पैरामैग्नेटिक। ये इनका ऑप्शन नंबर बी, यही वाला ऑप्शन नंबर सी, यही करेक्ट आंसर होगा। और स्टूडेंट यहां पर एक और देख लेते हैं कि ग्राफ बिटवीन हिस्टेरेसिस, ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक ससेबिलिटी काई एम एंड क्यूरी टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ग्राफ बिटवीन chi m and absolute temperature, absolute temperature। देखिए अगर हम इसको ग्राफ आपको समझाने की कोशिश करें, ये हो गया सपोज दैट chi m मैग्नेटिक ससेबिलिटी, ये हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। तो अगर हम फेरोमैग्नेटिक की बात करें तो फेरोमैग्नेटिक का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, डॉट लाइन है, ये पॉइंट T बनाएगा TC या क्यूरी टेम्परेचर। ये पॉइंट जो होगा यहाँ पर TC दैट इज क्यूरी टेम्परेचर। ये एक्स एक्सिस बताएगा टेम्परेचर, वाई एक्सिस बताएगा मैग्नेटिक ससेबिलिटी। ये हो गया। अब देखिए ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल फेरो है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब हम क्रिटिकल कह रहे हैं, क्यूरी टेम्परेचर के अबव हीट करते हैं तो बन जाता है किसमें, पैरा में। तो पैरा का भी देख लीजिए, तो ये पैरा का ग्राफ है। पैरा का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, ये ग्राफ, ये काई एम और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर T का, ये ग्राफ है पैरा का, पैरामैग्नेटिक। और डाया का देख लीजिए, देखिए हम यहां बना दे रहे हैं, ये ग्राफ होगा, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर T है, ये TC होगा, ये होगा फेरो का, फेरोमैग्नेटिक। ये काई एम बताएगा वाई एक्सिस, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर T बताएगा, ये फेरोमैग्नेटिक का है। और फेरो, अब देखिए फेरो को जब हम क्यूरी टेम्परेचर के अबव हीट करेंगे तो वो बन जाएगा पैरा। तो पैरा का भी देख लेते हैं। पैरा का जो ग्राफ होता है
वो ऐसे होता है कि काई एम, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये है पैरामैग्नेटिक का। और डाया का देखिए काई एम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये स्ट्रेट लाइन मिलता है। क्यों? क्योंकि डायमैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटिक सस्पेंसिबिलिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। तो ये इनका सस्पेंसिबिलिटी, मैग्नेटिक सस्पेंसिबिलिटी और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का बीच का ग्राफ प्रयोग है, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर ग्राफ आपको बना के दे देगा, पूछेगा कौन डाया का है, कौन फेरो का है और कौन पैरा का है। तो आप इस ग्राफ से वहां पर कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि कौन सा ग्राफ किस मटेरियल का है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इसके हमारे तकरीबन 6 न्यूमेरिकल और अच्छे टाइप के न्यूमेरिकल कंप्लीट होते हैं। और भी क्वेश्चन है करने के लिए, लेक्चर लंबा हो जा रहा है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपके पास नया चैनल है, आपके पास पहली बार वीडियो गया होगा ये, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। क्योंकि देखिए ये फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं और कोई इस पे अनदर टाइप का नहीं है, सब फिजिक्स ही है। और फिजिक्स जान लीजिए आपको 0 लेवल से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और हालांकि फिजिक्स हम क्लास अभी 12th का पढ़ाए हैं, कुछ लेक्चर्स 11th के भी हुए हैं, 10th के भी हुए हैं। और बट हमारा ये मोटो है कि इस प्लेटफॉर्म पर हम कॉम्पिटिटिव लेवल के भी फिजिक्स को कंप्लीट करें, कवर करें, और कोशिश करें। हम 12th के फिजिक्स से स्टार्ट किए हैं, जिसमें आप लोग का सहयोग बहुत ही जरूरी है। बिना आपके सहयोग के नहीं हो पाएगा, इसलिए स्टूडेंट्स आप लोग मेहनत से पढ़ाई करिए और इस चैनल को और अपने सर्कल में, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। और इसमें जितने भी कंटेंट पढ़ाए गए हैं इसको आप अपनी कॉपी में किसी कॉपी बना लीजिए नोट्स, और उसमें आप नोट डाउन करिए, जिससे कि आपके पास एक नोट्स बना रहे। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से भी और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से भी। तो स्टूडेंट थैंक यू, आप लोगों ने सपोर्ट अच्छा किया है।